नमस्कार दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दी गई है। यदि किसी टैक्स पेयर ने गलती से जीएसटीआर 1 में B2B की सप्लाई को B2C सप्लाई दिखा दिया था तो उसकी रेक्टिफिकेशन अलाउ की जाए, इसके लिए हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, केस की फैक्ट इस प्रकार है। टैक्स पेयर के द्वारा जीएसटीआर 1 फाइल की गई, लेकिन उसमें उसने B2B की सप्लाई को गलती से B2C की सप्लाई दिखा दिया। यानी कि जो व्यक्ति बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई करता है उसे B2B में शो करना होता है, लेकिन उसने ये बिजनेस टू कस्टमर सप्लाई दिखा दी थी, जिसकी वजह से कि जो रिसिपिएंट है उसको जीएसटीआर 2A में इनपुट एज क्रेडिट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, जिसके बाद के टैक्स पेयर को कहा गया कि वो अपनी जीएसटीआर 1 को करेक्ट करे। लेकिन टैक्स पेयर को जीएसटी पोर्टल पे इसकी करेक्शन करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध नहीं थी। टैक्स पेयर के द्वारा जीएसटी डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंटेशन भी दी गई, लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, जिसके बाद के टैक्स पेयर ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली और रिट पिटीशन में हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि टैक्स पेयर की जो रिप्रेजेंटेशन है जीएसटी 1 को रेक्टिफाई करने के लिए उसे कंसीडर किया जाए और इसके लिए जीएसटी डिपार्टमेंट को रीजन्ड ऑर्डर पास करना होगा। दोस्तों, आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, जब आप जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो आपको B2B की सप्लाई यानी कि जो सप्लाई आप रजिस्टर्ड व्यक्ति को करते हैं वो टेबल 4 के अंतर्गत दिखानी होती है, और जो सप्लाई आप अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को करते हैं यदि वो इंटर स्टेट है और इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है तो टेबल नंबर 5 के अंतर्गत आप इसे दिखाते हैं। और यदि इसके अलावा कोई और सप्लाई है, जैसे कि मान लीजिए विद इन द स्टेट या फिर इंटर स्टेट है बिलो 2.5 लाख, तो आप टेबल नंबर 7 के अंतर्गत दिखाते हैं। तो यहाँ पे टैक्स पेयर ने गलती से इस टेबल के अंतर्गत ये सप्लाई दिखा दी थी, जबकि सप्लाई B2B की सप्लाई थी। इसे गलती से B2C यानी कि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई दिखा दिया था, तो जिसकी वजह से कि इसकी रेक्टिफिकेशन के लिए उसने जीएसटी डिपार्टमेंट को अप्लाई किया, लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया, ना रिस्पांस किया, तो जिसकी वजह से कि अपील फाइल की गई हाई कोर्ट में। तो दोस्तों, यदि आपका भी कोई इस प्रकार का केस है जाके आपकी रेक्टिफिकेशन को जो है जीएसटी ऑफिसर मना कर रहा है, तो उस केस में आप इस प्रकार की जजमेंट से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जीएसटी एक्ट में प्रोविज़न दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति की कोई गलती हो गई है जीएसटीआर 3B में, जीएसटीआर 4 में, 5 में, 6 या 7 में, तो उस केस में वो उसकी रेक्टिफिकेशन कर सकता है। लेकिन दोस्तों, रेक्टिफिकेशन करने के लिए टाइम लिमिट दिया गया है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद आप 30 नवंबर के बाद कोई रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, या फिर यदि आप एनुअल रिटर्न फाइल कर देते हैं तो उसके बाद आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आपकी स्क्रूटनी होती है, ऑडिट, इंस्पेक्शन, इन्फोर्समेंट एक्टिविटी होती है, जिसमें कि आपकी जो मिस्टेक है वो पता लगती है, तो फिर भी आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो 2 केसेस हैं जहाँ पे कि आपकी रेक्टिफिकेशन नहीं होगी, यानी कि 30 नवंबर के बाद और ऑडिट स्क्रूटनी के केस में। दोस्तों, यदि आप जीएसटीआर 1 को फाइल करते हुए कोई गलती कर देते हैं तो उसकी जो एरर है वो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन यदि इस गलती की वजह से आपने कम टैक्स पे किया था तो अब आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो दोस्तों, आप जीएसटीआर 1 को रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद 30 नवंबर के बाद। तो दोस्तों, यदि आपके पिछले महीने में जीएसटीआर में कोई गलती हो गई है तो आप नेक्स्ट मंथ के जीएसटीआर 1 में उसे करेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार एक और जजमेंट हाई कोर्ट ने दी थी जहाँ पे कि टैक्स पेयर ने कस्टमर का जीएसटी नंबर गलत मेंशन कर दिया था, लेकिन उसे जीएसटी की रिटर्न में वो करेक्शन अलाउ नहीं की जा रही थी। तो हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि इस केस में जो टैक्स पेयर की एप्लीकेशन है उसे कंसीडर किया जाए और जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्डर पास किया जाए। दोस्तों, यहाँ पे आपको सीबीआईसी के इंस्ट्रक्शन को भी रेफ़र करना है। यदि कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति इंटर स्टेट सप्लाई करता है अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को, तो उसे यह डिटेल जीएसटीआर 3B में भी दिखानी होती है, टेबल 3.2 में, यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज ये डिटेल दिखानी होती है। इसके अलावा जीएसटीआर 1 में ये डिटेल आएगी टेबल नंबर 5 में या फिर टेबल नंबर 9 एंड 10 में। तो यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति किसी दूसरे रजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई कर रहा है जिसने कि कॉम्पोजिशन स्कीम ली हुई है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत,
तो उससे ये सेल जो है GST 3B में दिखानी होती है, टेबल 3.2 में प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज, और टेबल 4A या फिर 4C या फिर टेबल 9 में GST 1 के। इसके अलावा यहाँ पे ये भी हिदायत दी गई थी CBIC के द्वारा कि जो कस्टमर का डेटाबेस है वो प्रॉपर्ली आपको मेंटेन करना है स्टेट नेम वाइज, ताकि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो करेक्टली डिक्लेयर की जा सके GST 3B में, और इसका जो टैक्स है वो करेक्ट स्टेट को पहुंच सके, क्योंकि GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है। दोस्तों यहाँ पे ये भी कहा गया था कि आप GST 1 में जो अमेंडमेंट करते हैं टेबल 9 टेबल 10 में या फिर जो टेबल नंबर 11 में आप अमेंडमेंट करते हैं, उसका जो इफेक्ट है वो आपको देना होता है GST 3B में टेबल 3.2 में। दोस्तों यदि किसी टैक्स पेयर ने कोई गलत इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर लिया था GST 3B में, तो उसकी भी करेक्शन की जा सकती है। आप नेक्स्ट पीरियड के GST 3B में इसकी करेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए जो टेबल 4B सब क्लोज 2 दिया गया है, वहाँ पे आप उस ITC को रिवर्स कर सकते हैं जो कि आपने पिछले टैक्स पीरियड में गलती से क्लेम कर लिया था। दोस्तों जो GST पोर्टल पे आपका इनपुट एज क्रेडिट जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, उसका फॉर्मूला है कि जो आपका ITC टेबल 4A में आता है GST 3B में, उसमें से वो ITC लेस हो जाता है जो कि आप टेबल 4B क्लोज 1 के अंतर्गत दिखाते हैं या टेबल 4B क्लोज 2 के अंतर्गत दिखाते हैं। इसलिए यदि आपको कोई इन एलिजिबल ITC है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत जो ब्लॉक्ड क्रेडिट है वो वाला क्रेडिट, या फिर यदि आपको कोई और रिवर्सल है, तो वो सभी आपको टेबल 4B सब क्लोज 2 के अंतर्गत दिखाने हैं, ताकि जो नेट ITC है रिवर्स होने के बाद वही आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाए। दोस्तों यदि आप GST 1 फाइल कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप B2B सप्लाई दिखाएंगे वहाँ पे आप टेबल 4A में वो सप्लाई दिखाएंगे जो कि आपने किसी बिजनेसमैन को की है जो कि GST में रजिस्टर्ड है, अदर देन रिवर्स चार्ज एंड अदर देन ई-कॉमर्स ऑपरेटर रेट वाइज। टेबल 4B के अंतर्गत जिस सप्लाई के अंतर्गत RCM लगता है वो आप दिखाएंगे। टेबल 4C के अंतर्गत आप ऐसी सप्लाई दिखाएंगे जो कि आपने ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू की है जिसपे कि TCS कलेक्ट होना होता है। तो दोस्तों आपको टेबल नंबर 7 के अंतर्गत इन्फॉर्मेशन कैप्चर करनी है GST 1 में। यदि आप B2C सप्लाई करते हैं, भले इंटर स्टेट हो या फिर इंट्रा स्टेट, जहाँ पे कि इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख रुपीज़ तक है, और यहाँ पे आप टैक्सेबल वैल्यू नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट जो है वो करके दिखाएंगे GST 1 में। तो दोस्तों इस प्रकार आपको करेक्टली GST 1 फाइल करनी है ताकि आपको बाद में उसकी अमेंडमेंट करने की आवश्यकता ना पड़े। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।